रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि इस कहानी से आप लोग को एक बहुत बड़ा मैसेज भी मिलेगा। वैसे तो आमतौर पर जितनी भी कहानियाँ मैं आप लोग को सुनाता हूँ, हर कहानी के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है, लेकिन आज की जो कहानी है ये अपने आप में ऐसी कहानी है जो एक आधा धागा होता है जो इंसानियत को इंसानियत से जोड़ता है। आज की कहानी में वो धागा भी आप लोग को टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी चंदौली ज़िले की कहानी है। चंदौली ज़िले की कहानी है। बात कर रहा हूँ मैं 27 मई साल 2023 की, और इसी 27 मई साल 2023 को दोपहर के तकरीबन 2 से ढाई बजे के आसपास का कुछ समय था और एक व्यक्ति चंदौली पुलिस थाने में फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद में कहता है कि साहब यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है, और डेड बॉडी देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में मार कर इसको फेंका है। अब जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस वाले सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं एंड डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी तो गई थी, लेकिन दोस्तों डेड बॉडी को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में इस कत्ल को किया है, और कत्ल करने का तरीका बता रहा था कि शायद जो कातिल था उसने बड़ी ही ज़्यादा दुश्मनी अगर होगी तो उसमें ये कत्ल किया होगा। और कत्ल जिस तरीके से किया गया था वो बता रहा था कि शायद कातिल जो है वो बरसों से इसको मारने का इंतज़ार कर रहा था। इस तरीके से वो कत्ल किया गया था। अब दोस्तों, एक तरफ ये सारी चीज़ें बता रही थी कि कत्ल बड़ी ही बेरहमी के साथ में किया गया है, या तो बड़ी रंजिश में किया गया है या फिर किसी और वजह से किया गया है, लेकिन कत्ल जो किया गया है उस कत्ल करने की बर्बरता बता रही है कि शायद जो कातिल था ये बहुत ज़्यादा खुन्नस खाया हुआ था इस व्यक्ति से। अब चूंकि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, इधर पुलिस वाले आस पड़ोस के थानों में इत्तला भिजवाते हैं। सबसे पहले जो मौके वाली जगह होती है, वहाँ के आसपास के जितने भी गांव होते हैं, वहाँ सब पर इत्तला भिजवाई जाती है कि कोई लड़का है जिसकी डेड बॉडी मिली है। अगर कहीं से किसी भी घर से कोई भी लड़का गायब हो तो इस बारे में पुलिस को सूचना दी जाए। लेकिन दोस्तों, आस पड़ोस के गाँवों से भी कोई भी ऐसी पहचान करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस वाले जो थे, आस पड़ोस के थानों में जो रिपोर्ट्स भिजवाई थी पुलिस वालों ने, वहाँ से भी पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। दोस्तों, शुरुआत में पुलिस को ये लग रहा था कि केस बहुत ज़्यादा आसान होगा, कोई आएगा डेड बॉडी को क्लेम करेगा। जब डेड बॉडी को क्लेम करेगा तो हम डेड बॉडी को क्लेम करने वाले व्यक्ति को आधार बनाकर इस केस की छानबीन करेंगे और उसके बाद में कातिल तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन जितना ये मामला आसान लग रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये केस था। दरअसल दोस्तों, इस केस के अंदर अब लगभग 72 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका था। अब जैसा कि होता है कि 72 घंटे के बाद में अगर कुछ ना मिले तो फिर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार उसके धर्म के हिसाब से कर दिया जाएगा। लिहाजा यहाँ पर भी जो अंतिम संस्कार होता है डेड बॉडी का कर दिया जाता है। अब डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका था, कोई क्लू मिला नहीं था, तो मामला थोड़ा सा ठंडे बस्ते में भी पड़ता है। लेकिन इसी बीच में जैसे ही 29 मई साल 2023 की तारीख आती है, इसी 29 मई साल 2023 को वाराणसी के एक थाने में एक महिला आती है और वो महिला आकर बताती है कि साहब उसका एक बेटा है जो कि लापता हो गया है। अब दोस्तों, जैसे ही ये महिला पुलिस को ये सारी बातें बताती है तो पुलिस वाले भी इस महिला से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे बेटे का क्या नाम था। तो ये महिला बताती है कि साहब मेरा नाम मीरा है और ये मेरे साथ में जो है ये मेरे पति हैं रामकिशोर यादव, और मेरा बेटा जिसका नाम देवांश यादव है वो लापता है। उसके बाद में पुलिस पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो ये महिला बताती है कि हम लोग फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और मेरा जो बेटा है ये बनारस घूमने के लिए आया था, लेकिन अभी तक ना उसका कोई फ़ोन लग रहा है, ना फ़ोन में उसका हम लगा रहे हैं तो ना लग रहा है, उधर से वो कोई फ़ोन लगा नहीं रहा है। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि शुरुआत में हमें लगा कि हो सकता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फिर हमें लगा हो सकता है उसका फ़ोन चोरी हो गया। लेकिन इतने दिनों तक जब उसने फ़ोन नहीं किया तो हमें थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है कि अगर उसका फ़ोन गुम भी जाएगा, चोरी भी हो जाएगा, तो कम से कम कहीं से भी तो हमें वो कोई कांटेक्ट करेगा। लेकिन जब वो कहीं से भी कोई कांटेक्ट नहीं करता है तो साहब हम परेशान हुए हैं, इसलिए पुलिस थाने आए हैं। और उसके बाद में जो पुलिस वाले थे ये पूरा मामला दर्ज करते हैं और उसके बाद में ये महिला पुलिस वालों से कहती है कि साहब अगर आप ढूंढ देंगे, मदद कर देंगे तो हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो थे वो इस महिला की बात नोट कर चुके थे, एक पेपर पर औपचारिक तौर से नोट कर लेते हैं और इस महिला से और इसके पति से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बेटे को ढूंढ लिया जाएगा। अब ये जो महिला होती है साथ में अपने पति को लेती है, वापस आ जाती है, क्योंकि अनजान शहर है, अनजान जगह है, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। इस पूरे मामले में पुलिस वाले भी ज़्यादा सख्ती दिखाते नहीं हैं। दिन गुजरने लगते हैं, ऐसे ही कर धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब माँ और जो पिता था उस बच्चे का, ये दोनों परेशान है, जगह जगह पर घूम रहे हैं, किससे मदद मांगे, कहाँ जाएं।
इसी बीच में इन दोनों पति पत्नी की मुलाकात होती है एक महिला से। इनका नाम होता है सीमा चौधरी। अच्छा, सीमा चौधरी जब इन महिलाओं को परेशान देखती हैं, वो पूछती हैं, माई क्यों परेशान हो, क्या बात है। जैसे ही सीमा चौधरी इस महिला से ये पूछती हैं कि माँ क्यों परेशान हो, तो उसके बाद में ये जो महिला होती है ये फपक फपक कर रोने लग जाती है। और ये महिला बताती है कि साहब, हमारा जो बेटा है देवांश, वो बनारसी घूमने के लिए आया था। 1-2 दिन तक तो उससे बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद में उससे बातचीत नहीं हुई। हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, उधर से भी उसका कोई फ़ोन आया नहीं। 1-2 दिन तक तो हमने इंतज़ार किया कि शायद कोई फ़ोन कर दे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो या फिर कहीं फ़ोन चोरी हो गया हो, ख़राब हो गया हो, कहीं किसी और के फ़ोन से कॉन्टैक्ट कर ले। लेकिन जब उसने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो हम परेशान हुए हैं और इसलिए हम अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहीं से भी हमारे बेटे की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि वो कहाँ है और किस हाल में है। अब जैसे ही ये बात सीमा चौधरी सुनती हैं, वो तुरंत अपनी टीम को इन्फॉर्म करती हैं और अपनी पूरी टीम को उसी जगह पर बुला लेती हैं। दरअसल जो सीमा चौधरी थी वो एक सोशल वर्कर थी, उनका एक बाकायदा एक फाउंडेशन था। इसलिए उसके बाद में अब जो सीमा चौधरी थी वो इस महिला से और इसके पति से पूछती हैं, यानी मीरा से, कि तुम लोग कहाँ रह रहे हो। तो ये जो मीरा होती है जिसका बेटा गुम हुआ था देवांश, वो मीरा बताती है चूँकि अनजान शहर है तो ऐसे में कहाँ रहें, कोई जान पहचान का है नहीं, कोई होटल वगैरह देख रहे हैं, उसी होटल में रह लेंगे, क्योंकि जब तक बेटा मिल नहीं जाता है तो उस हाल में हम कैसे क्या मुँह लेकर घर लौटेंगे, अपने बेटे को ढूंढ कर ही घर जाएंगे। अब जैसे ही ये बात सीमा चौधरी सुनती हैं तो बाकायदा इस महिला मीरा और उसके पति जो रामकिशोर यादव थे, इन दोनों के रहने का इंतज़ाम करती हैं, अपने घर लेके जाती हैं। इनके खाने का इंतज़ाम किया जाता है, इनके रहने का इंतज़ाम किया जाता है और उसके बाद में इन्हें कहा जाता है कि तुम घर पे रहो और उसके बाद में बाकायदा हम तुम्हारे बेटे देवांश को ढूंढने की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सीमा चौधरी इन दोनों ही दंपति से कहते हैं कि अगर पुलिस से मदद नहीं मिल रही तो हम लोग ऊंचे अफसरों के पास जाएंगे, कहीं तो कोई तो ऐसा होगा जो हमारी मदद करेगा। उसके बाद सीमा चौधरी इन दोनों बुजुर्गों को लेकर कभी लखनऊ जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं, कभी किसी अफसर के पास जाती हैं, कभी किसी पुलिस महकमे में जाकर रिपोर्ट लिखाती हैं। दोस्तों, दिन ब दिन गुजरते चले जा रहे थे, लेकिन सीमा चौधरी को कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही थी। अब दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर सीमा चौधरी अपने स्तर से भी छानबीन कर रही है, साथ के साथ पुलिस की, हर किसी की जो जानने वाला व्यक्ति था, चाहे लखनऊ जाना पड़े या फिर कहीं और जाना पड़े, हर जगह की मदद भी ले रही है। इस पूरे मामले के अंदर कहीं से कोई भी सुराग मिलता नहीं है। दिन ब दिन गुजरते चले जाते हैं। कायदे से ये जो पति पत्नी थे 29 मई को यहाँ पर आए थे और अब जून का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन कहीं से कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। दोस्तों, एक तरीके से इन दोनों दंपतियों की उम्मीद कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओझल भी होती है, लेकिन जो सीमा चौधरी थी उन्होंने इस मामले में बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं डाले थे और सीमा चौधरी ने इस पूरे मामले को बिल्कुल ऐसा लिया था जैसे उनका ये निजी मामला हो। सीमा चौधरी ने ये उनकी काम की, उनकी मेहनत की, उनकी लगन की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि सीमा चौधरी इस पूरे मामले के अंदर, चाहे लखनऊ जाना पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े या फिर किसी ऊंचे अफसरों के पास जाना पड़े, सीमा चौधरी इस पूरे मामले में हार नहीं मान रही थी। अच्छा, इस बीच जो व्यक्ति देवांश था उसकी एक गर्लफ्रेंड भी रहा करती थी वाराणसी के अंदर, उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि मैं तो अपने गाँव आई हुई हूँ और मेरी भी कुछ दिनों से देवांश से कोई बात नहीं हुई है, मैं भी परेशान थी, मैं सोच रही थी कहीं कोई बिजी होगा, लेकिन अब पता चला कि वो तो गुम हो गया है। अब ऐसे में पुलिस वाले और जो सीमा चौधरी थी और जो परिवार के अन्य सदस्य थे वो सब के सब परेशान हैं, सब के सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उस व्यक्ति देवांश की कोई भी खबर पुलिस को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि दोस्तों, पुलिस वाले भी इस पूरे मामले में अब इन्वॉल्व हो चुके थे, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लगने लगा था कि सीमा चौधरी भी इस मामले में एक तरीके से लग गई हैं और कभी कहीं जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं। और सीमा चौधरी जो कि एक सोशल वर्कर है, अगर मीडिया वगैरह का सहारा ले लिया तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी बात पिट सकती है, पुलिस वालों के ऊपर गाज भी गिर सकती है। कायदे से जिस मामले में पुलिस वालों को पहले ही लग जाना चाहिए था, कायदे से अब जून के महीने में आकर पुलिस वाले इस पूरे मामले के अंदर लगते हैं और उनको लगता है कि छानबीन कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाए और उसके बाद में पुलिस के काम पर ही सवालिया निशान लग जाएं। अब दोस्तों, पुलिस वाले इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले इस लड़के के माता पिता से ही पूछताछ करते हैं, यानी माँ मीरा और पिता जो रामकिशोर यादव हैं, इनसे पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा आखिरकार क्या करता था और वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। तो जो रामकिशोर यादव होते हैं बताते हैं कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ, मेरा बेटा अभी महज 22 साल का है और वो यहीं पर जो 80 घाट है वाराणसी के अंदर, वहीं पर घूमने आया हुआ था, वहीं किसी होटल में रुका था और उसके बाद से उसकी कोई खबर मिली नहीं। उसके बाद में जो पुलिस वाले थे उस लड़के का फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद में 80 घाट पर पहुंचते हैं और वहां पर जितने भी होटल्स थे उन सारे ही होटल्स में जाकर उस फोटोग्राफ्स को दिखाकर पूछा जाता है कि जो लड़का है इसका नाम देवांश है, क्या यहाँ पर ये आकर रुका था।
अब दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर पुलिस वालों को लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है और 3 से 4 दिन के समय तक पुलिस वाले यहाँ पर पूछताछ कर रहे थे। और इसी बीच में पुलिस को एक होटल से जानकारी मिलती है कि ये जो लड़का है यहाँ पर आया था। अब जैसे ही एक होटल से अचानक से इस तरीके की खबर मिलती है कि ये जो लड़का देवांश है वो यहाँ पर आया था, उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि कब आया था और उसके बाद में कहाँ गया। तो जो होटल वाले होते हैं वो मैनेजमेंट बताता है कि ये 25 तारीख को यहाँ पर आया था, बाकायदा इसने रूम के अंदर स्टे किया। 26 तारीख को ये यहाँ से निकला, अपना सामान भी लेकर नहीं गया था, उसने होटल के रूम के पैसे भी पे नहीं किए थे, ये लौट के आने वाला था, लेकिन उसके बाद लौट कर ही नहीं आया। उसके बाद से हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कब आए और कब जाए। हमने इसका रूम भी खोल कर देखा तो वहाँ पर सामान इसका मौजूद था, लेकिन ये लड़का लौट कर नहीं आया। अब जैसे ही पुलिस वालों को इतने दिनों के बाद में आखिरकार ये सूचना उस होटल की तरफ से मिलती है तो पुलिस वाले यहाँ पर 2 तरफ अपना दिमाग लगाते हैं। पहली तरफ पुलिस का जो जहन था वो ये जाता है कि ये लड़का यहाँ पर आया होगा, आकर रुका होगा, उसके बाद यहाँ से भाग गया होगा। लेकिन अगर ये भागा होगा तो फिर भागा था तो अपना सामान लेके जाना चाहिए था, आखिरकार सामान लेकर क्यों नहीं गया। तो ये वाला जो प्लान था पुलिस का, ये वाला जो आइडिया था, जिस तरफ ये वाला जो एंगल था, ये पुलिस इसको नकार देती है एंड दूसरे वाले एंगल पर सोचती है। और दूसरा वाला एंगल ये था कि ये लड़का यहाँ पर आया होगा, आने के बाद में कहीं बाहर गया और बाहर जाने के बाद में किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया। अब ये सारी चीज़ें जब इतने दिनों के बाद में पुलिस के सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है। कायदे से पुलिस वाले अब इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अब पुलिस वालों को लगने लगा था कि इस बच्चे के साथ में, इस लड़के के साथ में कोई ना कोई अनहोनी हो चुकी है, कोई ना कोई हादसा हो चुका है। लिहाजा अब पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और सबसे पहले इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग एंगल्स पे छानबीन करते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले इस एंगल पर छानबीन करते हैं कि ये लड़का यहाँ पर आया था तो फिर इसका जानने वाला कौन था, यहाँ पर ये किससे मिलने वाला था। अब पुलिस ने जब इस एंगल पर छानबीन की तो पता चला यहाँ पर इसका कोई भी जानने वाला नहीं था सिवाय एक लड़की के, जिस लड़की का नाम था अनुष्का तिवारी। अब दोस्तों जैसे ही अनुष्का तिवारी का जो नाम था वो पुलिस के जहन में आता है तो पुलिस वालों को लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर अनुष्का तिवारी कुछ ना कुछ ज़रूर जानती है। लेकिन यहाँ पर इस देवांश की जो माँ मीरा होती है वो बताती है कि अनुष्का तिवारी ने मैंने पूछताछ की थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो गाँव आई हुई है और उसकी खुद देवांश से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन पुलिस को लगता है कि माँ ने अपने तरीके से पूछताछ की होगी, अगर हम अपने तरीके से पूछताछ करेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ सच यहाँ से ज़रूर निकल के आएगा। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस अनुष्का तिवारी को उठा लेते हैं एंड उठाने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आते हैं। और जब इससे पूछताछ की जाती है तो अनुष्का तिवारी पहले तो कुछ बताती नहीं है, वही बातें बताती है जो उसने उस देवांश की माँ मीरा को बताई थी। लेकिन जब पुलिस वाले इसके ऊपर सख्ती दिखाते हैं, अपना पुलिस वाला अंदाज दिखाते हैं, तो अनुष्का तिवारी 2 नाम और बताती है। एक नाम होता है राहुल का जो कि जौनपुर का रहने वाला है और दूसरा नाम होता है शादाब आलम का। अब जैसे ही ये 2 नाम और पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस वाले इन दोनों को भी उठाते हैं। अब इन तीनों को लाकर फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये तीनों पुलिस को इधर उधर की बातें बताते हैं, एक दूसरे के सर पर ये दोष मढ़ते रहते हैं। लेकिन पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये तीनों ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इन तीनों के ऊपर जब सख्ती दिखाते हैं, अपना पुलिस वाला अंदाज दिखाते हैं, जब इनकी मेहमान नवाजी करते हैं तो ये तीनों आखिरकार पुलिस के सामने टूटते हैं। एंड दोस्तों जब ये टूटते हैं तो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। दरअसल ये लोग जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी के हिसाब से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी अब से तकरीबन 15 साल पहले से। जो लड़का देवांश था ये कानपुर में रहा करता था अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ एंड वहीं पर रहकर ये पढ़ाई किया करता था। 6ठी से लेकर 8वीं तक इसने वहीं पर पढ़ाई की थी और वहीं की रहने वाली थी ये जो लड़की मैंने बताया आपको अनुष्का। ये जो अनुष्का तिवारी थी ये भी वहीं की रहने वाली थी। 6ठी में भी ये लोग साथ पढ़ते हैं, 7वीं में भी साथ पढ़ते हैं, 8वीं में भी साथ पढ़ते हैं। 8वीं के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं तक जब 3 साल तक ये दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी होती है तो उसके बाद में जब ये देवांश जो था ये अपने घर फर्रुखाबाद के लिए निकलता है और उसके बाद में ये जो लड़की थी अनुष्का तिवारी ये वहीं पर रह जाती है कानपुर में ही। अब उसके बाद में इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो दोस्ती वाला एक कनेक्शन था वो बन चुका था। अब दोस्ती वाला जब कनेक्शन बना तो उसके बाद में अब दूर तो हो चुके थे, स्कूल छोड़ चुका था, क्योंकि जिस इंटर कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी उस इंटर कॉलेज का नाम था सरस्वती ज्ञान इंटर कॉलेज, वहीं पर रह के इन्होंने पढ़ाई की थी। अब जो लड़का देवांश था ये अपने घर जा चुका था।
इधर ये जो लड़की थी अनुष्का तिवारी, ये वहीं रह गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, उसके बाद में इन दोनों के बीच में फ़ोन पे बातचीत होती रही। जैसे जैसे वक्त गुजरा उम्र बढ़ी, उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी पढ़ाई भी बढ़ी। उसके बाद में जब इन्होंने 10th पास किया तो उधर जो देवांश था उसने भी 10th पास किया। अनुष्का ने इंटर पास किया तो देवांश ने भी इंटर पास किया। उसके बाद में अनुष्का जो थी वो चली जाती है यहीं पर बनारस, और बनारस में BHU से ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने लगती है, यानी विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। वहीं से ये अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट करने लगती है। उधर जो देवांश था ये अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन इस बीच जब इनकी उम्र बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति इन दोनों को समझ आती है, तो ये दोनों अपने रिश्ते को प्यार में बदल देते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे और इन दोनों का यही मानना था कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। एक तरफ देवांश भी खुश था कि जो अनुष्का तिवारी है ये आज भी उससे मोहब्बत करती है। उधर जो अनुष्का तिवारी थी ये भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि एक लड़का है जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दोनों एक दूसरे से अच्छी बुरी बातें कर लेते हैं, फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में एक सच्चा जीवन साथी मिलना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पर अनुष्का तिवारी को भी लग रहा था कि उसका जो साथी है देवांश ये सच्चा है, पक्का है, उससे मोहब्बत करता है, चीट नहीं करता। जो दूसरी तरफ देवांश था वो भी सोचता है कि अनुष्का आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी पहले करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब अनुष्का अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट चरणों में बढ़ती है तो इसके जहन में ऐसा आता है कि क्यों ना कुछ पैसे कमा लिए जाएं। उसके लिए प्रॉपर्टी डीलिंग से लेके ऑनलाइन मार्केटिंग तक के काम में जाती है। अब दोस्तों, जब ऑनलाइन का मार्केटिंग के काम में जाती है तो इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है राहुल सेठ से, जो कि जौनपुर का रहने वाला है। अच्छा, जो राहुल सेठ था ये ऐसा था कि जैसे चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुआ हो। अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा रुतबा। जो इसके बड़े भाई थे उनका भी अच्छा खासा नाम रुतबा था। बम्बई में भी बिजनेस था, यहाँ पर भी बिजनेस था, जौनपुर में भी बिजनेस था। तो जो बिजनेस था ये बहुत ज़्यादा था, पैसा अच्छा खासा था। जहाँ पर अनुष्का तिवारी रिक्शे से कॉलेज जाया करती थी, दूसरी तरफ जो राहुल सेठ था ये कार से स्कूल आया करता था, यानी कॉलेज आया करता था, और बाकायदा इसका ड्राइवर भी था। अब इसी वजह से जो अनुष्का तिवारी होती है ये राहुल के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं देवांश से उसकी जो मोहब्बत थी ये मोहब्बत पैसे की खनक के आगे अब फीकी पड़ चुकी थी। अब राहुल के पैसे और राहुल के रुतबे और राहुल की लाइफ के स्टारडम को देखकर कहीं ना कहीं अनुष्का अब राहुल के आगे पीछे घूमने लगती है। ये राहुल से दोस्ती करती है, दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। लेकिन इसी बीच में जब ये राहुल के साथ होती तो उस समय देवांश का फ़ोन आ जाता। जब देवांश का फ़ोन आता तो यहाँ पर अनुष्का को लगता कि ये तो किरकिरी बन रहा है, ये तो हमारे रिश्ते में खलल डाल रहा है। इसलिए कई बार ये खून का घूंट पी के रह जाती, क्योंकि उधर जो देवांश था ये बचपन का दोस्त था, बाद में प्यार हुआ, लेकिन अब वो एक्स हो चुका था, क्योंकि जो अनुष्का थी ये राहुल के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी थी। अब राहुल से ये अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। उसके बाद में ये उसके साथ में रिलेशनशिप में आ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी चलने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब अनुष्का राहुल के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है तो उसी समय इस देवांश का कॉल आ जाता। अब अनुष्का बहुत ज़्यादा परेशान होती। वो कई बार इशारों में देवांश से ये कह भी चुकी थी कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो देवांश था, जब उसको ये पता चलता है ये किसी राहुल नाम के लड़के के साथ में घूमती है, किसी गैर मर्द के साथ घूमती है, वो इसे रोकता टोकता। लेकिन अनुष्का को ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो अब राहुल की ज़िंदगी में आ चुकी थी और वो देवांश से किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाना चाहती थी। दूसरी तरफ जो देवांश था, एक 22 साल का लड़का, इनोसेंट सा लड़का, उसको इतना कुछ पता नहीं था कि आखिरकार जो ये लड़की है अनुष्का ये किस हद तक आगे जा चुकी है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके जहन में क्या चल रहा है। इसलिए वो उससे मोहब्बत करता था और बचपन की मोहब्बत थी तो उसे उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी था। लेकिन दूसरी तरफ जो अनुष्का थी ये कहीं ना कहीं इस देवांश से पीछा छुड़ाना चाहती थी और वो अब राहुल के साथ में, उसके पैसे की खनक के साथ में, उसी के साथ जीना चाहती थी। जब लगातार अनुष्का और देवांश इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था, ये अनुष्का को ऐसा लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं राहुल और अनुष्का के बीच में देवांश आ रहा है। तो इस वजह से अनुष्का बहुत ज़्यादा परेशान होकर आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड राहुल को इस बारे में बताती है। अब राहुल जब अनुष्का तिवारी की ये पूरी बात सुनता है कि किस किस तरीके से उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड है देवांश जो उसको परेशान कर रहा है, तो जो राहुल होता है वो राहुल सेठ कहता है कि चलो कुछ करते हैं। अब कुछ करना है तो क्या करना है, इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग बनती है और प्लानिंग ये होती है कि जो देवांश है उस देवांश को रास्ते से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर देवांश ज़िंदा रहेगा तो वो बार बार परेशान करेगा, बार बार कॉल करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है और हमें आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर सकता है। इसलिए ये लोग प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में जो अनुष्का होती है ये एक व्हाट्सअप कॉल देवांश को करती है और व्हाट्सअप कॉल करने के बाद में देवांश से कहती है कि बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम वाराणसी आ जाओ, वाराणसी आकर एक किराए का कमरा ले लो, कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ में रह लूँगी, उसके बाद तुम चले जाना।
अब जैसे ही ये बात देवांश सुनता है कि उसकी प्रेमिका ने आज बहुत दिनों के बाद में उसे मिलने के लिए बुलाया है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद में ये अपनी फैमिली वालों से कहता है कि वो वाराणसी घूमने के लिए जा रहा है। उसके बाद में ये निकल जाता है वाराणसी घूमने के लिए। उसके बाद में ये 80 घाट पहुंचता है। 80 घाट पर उसी होटल में पहुंचता है जिस होटल से इसके सामान वगैरह मिला था। किराए का कमरा लेता है, एक रात वहाँ पर इंतज़ार करता है और उसके बाद में ये अपनी प्रेमिका यानी अनुष्का तिवारी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में कहता है कि देखो मैं आ चुका हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तो उसके बाद में जो अनुष्का तिवारी होती है ये राहुल सेठ की गाड़ी लेके पहुँचती है और राहुल सेठ की गाड़ी जो चला रहा था वो कोई और नहीं था, वो लड़का था शादाब आलम। शादाब आलम जो कि राहुल सेठ का ड्राइवर था, इसलिए वो उस गाड़ी को चला रहा था। अब जैसे ही ये देवांश उस गाड़ी में उस अनुष्का को देखता है तो कहता है ये गाड़ी कहाँ से आई और ये लड़का कौन है। तो उसके बाद में अनुष्का कहती है कि अरे तुम घबराओ मत, ये गाड़ी मैंने रेंट पे ले ली, चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसके बाद में ये देवांश को उसमें बिठा लेते हैं। गाड़ी चलने लगती है हाईवे पर। अब थोड़ी ही दूर तक गाड़ी पहुंचती है और देवांश और अनुष्का एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अनुष्का देवांश को जूस ऑफर करते हुए कहती है कि स्पेशल तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। अब मोहब्बत में कोई जूस लेकर आए और ये कोई व्यक्ति ना पिले तो ये तो एक तरीके से मोहब्बत की नाइंसाफ़ी भी होगी। मोहब्बत में एक तरीके से सारी चीज़ें मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मोहब्बत के बारे में लोग इतना मोहब्बत पर ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद में ये देवांश जो था वो एक घूंट में उस जूस को पी जाता है। अब जैसे ही उस जूस को पीता है इसकी आंखें बंद होने लगती हैं क्योंकि अनुष्का ने उस जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। अब देवांश की आंखें बंद होने लगती हैं, वो गहरी नींद में चला जाता है। अब जो गाड़ी है ये तेज़ रफ्तार से हाईवे पर चल रही है, लेकिन जो अनुष्का तिवारी थी ये इतनी ज़्यादा चालाक थी कि इसने अभी भी उस देवांश के साथ में कुछ नहीं किया क्योंकि इसको लग रहा था कि हाईवे पर कैमरे वगैरह हो सकते हैं। इसलिए हाईवे के पास से ही जो पगडंडी निकलती हैं उसी पे होते हुए ये गाड़ी बढ़ाते हैं और पीछे पीछे स्कूटी से राहुल सेठ उस गाड़ी का पीछा कर रहा था। अब थोड़ी दूर तक तो ये गाड़ी जो थी वो सिंगल रोड पे चलती है। उसके बाद एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान पर पहुंचती है और वहाँ पर इस देवांश को गाड़ी से खींच कर निकाला जाता है। राहुल, शादाब आलम और ये अनुष्का तिवारी, ये तीनों लोग मिलकर देवांश को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और जो गिट्टी वगैरह होती हैं मकान बनाने के लिए आती हैं काम में, उस पर ये लोग राहुल को कई बार पटकते हैं, देवांश को, ताकि इसकी मौत हो जाए। लेकिन गिट्टियों भर फटकने से देवांश की मौत नहीं होती है। उसके बाद में ये जो अनुष्का तिवारी थी कि पेचकस निकाल के लेके आती है और उस पेचकस को कभी सीने पे मारती है, कभी गर्दन पर मारती है, कभी गाल पर मारती है। यानी उस पेचकस को एक नहीं बल्कि अनगिनत बार उसकी बॉडी पर मारा जाता है। लेकिन इस बार भी अनुष्का को ये लग रहा था कि शायद ये जिंदा बच जाए। उसके बाद में राहुल सेठ अपने पास से पिस्टल निकालता है और 3 गोलियां मारता है देवांश को। जब देवांश की मौत हो जाती है तो उसके बाद में देवांश का ये मोबाइल लेती है अनुष्का तिवारी, चूँकि इसको लॉक वगैरह सब पता था, जो व्हाट्सअप कॉल की गई थी वो व्हाट्सअप कॉल को डिलीट करती है। उसके बाद में इसका मोबाइल और कपड़े वगैरह लेकर एक चलती हुई गाड़ी जो रोड पर चल रही थी उसमें फेंक दी जाती है, जो गाड़ी बिहार जा रही थी। यानी एकदम से दृश्यम वाला केस कि अगर मोबाइल की लास्ट लोकेशन वगैरह निकाल दी जाए तो वो बिहार की मिले। और उसके बाद में ये उसकी डेड बॉडी को सिंधी ताली पुलिया के पास में फेंक देते हैं। सिंधी ताली पुलिया के पास में डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी, लेकिन फर्रुखाबाद और वाराणसी का कोई लिंक मिला नहीं, जिसकी वजह से उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे मर्डर को जब इस अनुष्का तिवारी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया तो वाकई दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ था तो लोग हैरान और परेशान थे। दोस्तों, जिस लड़के देवांश की हत्या की गई थी वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी मां ने ऑन द कैमरा सिर्फ 2 बात कही। उसने कहा उस लड़की से, जिसका नाम अनुष्का तिवारी था, उसने कहा कि तुम्हें पुलिस सज़ा नहीं देगी बल्कि तुम्हें यह समाज सज़ा देगा, तुम्हें ऊपर वाला भगवान सज़ा देगा, तुम इसी जन्म में भुगतोगी, ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में भुगतोगी। और दूसरी बात वो कहती है कि पुलिस ने अगर समय रहते इस पूरे केस पे काम कर लिया होता तो हमारा इकलौता बेटा था, कम से कम उसे मुख अग्नि तो दे पाते, हम उसका अंतिम संस्कार तो कर पाते। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी थी कि हम अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार भी न कर पाए। दोस्तों, कभी कभी लोग क्राइम को करने के लिए कुछ इस हद तक गिर जाते हैं कि किसी के परिवार का इकलौता चिराग जो होता है उसको ही बुझा देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज भी है। यहाँ पर अनुष्का तिवारी देवांश के साथ में अगर रहना नहीं चाहती थी तो वो चाहती तो पुलिस का सहारा ले सकती थी कि वो देवांश के साथ में नहीं रहना चाहती, या फिर वो देवांश के फैमिली वालों से बात कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर अनुष्का तिवारी ने जो रास्ता चुना वो बहुत ज़्यादा गलत चुना, जिसमें वो तो क्रिमिनल बनी साथ में उसने राहुल सेठ को भी क्रिमिनल बना दिया और साथ के साथ शादाब आलम को भी क्रिमिनल बना दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स क्या है, मूड फ्रेश करके आइडिया लिखते हैं, ये सेम स्टोरी क्राइम तक पर भी मैंने सुना और उसमें
बताया गया कि खड्डा किसी काम की वजह से खुदवाया गया था, घर वालों ने खुद ऐसे कुछ भाई ने सवाल किए हैं। तो बहुत सही कहा आपने, घर वालों ने बताया था तभी पता चला था, लेकिन मैंने आपको वो संक्षेप में सुना दिया था। अगर मैं विस्तार से सुनाता तो कहानी और लंबी हो जाती, लेकिन वो जो ससुर था वो हैवान था। दानिश अंसारी लिखते हैं शुक्रिया भाई लोगों को जागरूक करने के लिए। दानिश अंसारी जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर कहानी है भाई जी, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी एंड गुड जॉब, तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं नाइस स्टोरी गुड भाईजान, तो स्माइलिंग वीवर जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई जी, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। उसके बाद में बख्शी साहब हैं जो हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। साजिददार जी हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं मलिक भाई राम राम जी, भैया इंसानों को आजकल क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाजायज़ संबंध में इंसान एक दूसरे को काटने पर तुला हुआ है, भगवान आपको कामयाबी दे भैया। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई आपका सदैव आभारी रहूँगा। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। स्माइलिंग व्यूअर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग व्यूअर जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, ठीक है आप अपना ध्यान रखें, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी शुक्रिया आपका, आप भी अपना ख्याल रखें। कमरजत खेमराज भट्टी हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई राम राम जी। खेमराज गुज्जर चिट्टी जी नगर यूपी 16 से सुनते हैं, तो खेमराज जी शुक्रिया आपका। श्रीनिधि शर्मा लिखते हैं मलिक जी आज की स्टोरी अच्छी लगी, कभी कभी आपकी स्टोरी का पता नहीं चलता, काहे ढूंढें। श्रीनिधि शर्मा हरिद्वार से। तो श्रीनिधि शर्मा जी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन आप एक बार 10 बजे आकर ज़रूर चेक कर लिया करें। नसीर अहमद है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, तो नसीर अहमद जी शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट है मनदीप वर्मा है लिखते हैं नमस्ते सर जी। मनदीप वर्मा जी मेरे हस्बैंड हैं और मैं प्रदीप वर्मा उनकी वाइफ हूँ। मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ, आप मैसेज पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। मैं मिस प्रदीप हूँ, थैंक्स सर जी गुड 3 के लिए। तो प्रदीप वर्मा जी मनदीप वर्मा की पत्नी है। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कभी कभी नाम की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। बागूराम है लिखते हैं घोर कलयुग है भाई, शुक्रिया आपका। कटवा प्रदीप जी हार्ट माते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे अनमोल कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।